हेलो डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एसएसआर केमिस्ट्री क्लासेस पर। देखिए, लास्ट क्लास में हमने बात की थी हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स के इंट्रोडक्शन के बारे में। हमने इंट्रोडक्शन किया, क्लासिफिकेशन किया, नोमेनक्लेचर किया, आइसोमेरिज्म पढ़ी और नेचर ऑफ CX बॉन्ड पढ़ा। ठीक है, उसके बाद हमने बात की थी कि हम बात करेंगे मेथड्स ऑफ प्रिपरेशंस की। तो आज का जो हमारा लेक्चर होने वाला है वो किस पे? मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन। पहले हम हेलो एल्केन के मेथड ऑफ प्रिपरेशन सीखेंगे, उसके बाद हम सीखेंगे मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो एरीन्स। ठीक है, वन बाय वन हम इनको देखते हैं। तो मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन्स के कई मेथड्स हैं। आज यहाँ हम 4 से 5 मेथड्स हम पढ़ने वाले हैं इस टॉपिक के। ठीक है, तो उसमें जो पहला हम पढ़ने वाले हैं कि फ्रॉम हाइड्रोकार्बन्स, की हाइड्रोकार्बन्स से हमें क्या बनाने हैं? हेलो एल्केन्स। ठीक है, अब हाइड्रोकार्बन में भी आपको मैं बता देता हूं, आज हमारा जो टॉपिक रहेगा वो सिर्फ एल्केन्स है। किससे? फ्रॉम एल्केन्स। हाइड्रोकार्बन्स में एल्केन और एल्कीन दोनों वर्क करते हैं, या दोनों काम आते हैं हेलो एल्केन के फॉर्मेशन में। लेकिन आज का हमारा जो टॉपिक होगा वो फ्रॉम एल्केन्स। ठीक है, फ्रॉम एल्केन्स। तो एल्केन से भी कौन सा मेथड हम यूज करते हैं? बाय फ्री रेडिकल हैलोजिनेशन। बाय फ्री रेडिकल हैलोजिनेशन। तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर। देखिए, होता क्या है एल्केन। एल्केन का नाम आते ही आपके दिमाग में क्या आता है भाई? एल्केन को क्या कह सकते हो आप? मैं लिखता हूं एल्केन, जैसे आपका मैं लिखता हूं इथेन CH3, या मैं इसको लिखता हूं, एक बार इसके नेचर देख लेते हैं एल्केन का हल्का सा। भाई जो सबस्ट्रेट ले रहे हैं उसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। तो देखिए, एल्केन में क्या है मैं आपको बता दूं। एल्केन को हम बोलते हैं लेस रिएक्टिव। क्या बोलते हैं? लेस रिएक्टिव बोल सकते हो आप एल्केन को, लेस रिएक्टिव। आप पूछोगे सर लेस रिएक्टिव क्यों? देखिए, कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन, कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन, दोनों कार्बन है, यहाँ कोई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस आ रहा है? कोई पोलैरिटी यहाँ बनती हुई दिख रही है? बिल्कुल नहीं। तो ये बॉन्ड कैसा होगा? नॉन पोलर। कैसा होगा? नॉन पोलर। ठीक है, दूसरी बात, कार्बन हाइड्रोजन की बात करूं तो इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस भी ज्यादा नहीं होता है, ये भी डिफरेंस काफी कम होता है। जैसे इसका 2 पॉइंट कार्बन का 6 है तो हाइड्रोजन का 2.1, तो ये डिफरेंस कुछ ज्यादा नहीं है, डिफरेंस को आप ज्यादा नहीं कह सकते। तो पहला रीजन ये है कि एल्केन क्या है? नॉन पोलर, इनमें बॉन्ड्स होते हैं, नॉन पोलर बॉन्ड्स है, तो रिएक्टिविटी क्या होगी? कम ही होगी। ठीक है, दूसरी बात मैं करता हूँ सिग्मा बॉन्ड। एल्केन में क्या केवल सिग्मा बॉन्ड होते हैं? क्या इसमें पाई बॉन्ड पाया जा रहा है? आपको कहीं पाई बॉन्ड दिखाई दे रहा है इस एल्केन में? कहीं दिखाई नहीं देने वाला। तो ड्यू टू एब्सेंस ऑफ पाई बॉन्ड नहीं होता। तो देखिए, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है आपका सिग्मा बॉन्ड, स्ट्रॉन्गर देन पाई। तो पाई बॉन्ड है ही नहीं, सिग्मा बॉन्ड आपस में क्या है? स्ट्रॉन्ग है। तो वो भी एक रीजन है इसकी लेस रिएक्टिविटी का, इसकी लेस रिएक्टिविटी का। ठीक है, एल्केन की तुलना में एल्केन लेस रिएक्टिव होते हैं। ये तो करिए हमने सबस्ट्रेट की बात, हम जनरल रिएक्शन देखते हैं। देखिए, कल जो पिछली क्लास थी उसमें मैंने आपको एक चीज बताई थी, जो डेफिनेशन हमने पढ़ी थी, डेफिनेशन में हमने यही बोला था द हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन्स आर द हैलोजन डेरिवेटिव ऑफ एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। देखिए, आप अभी समझ जाएंगे, हमने ये बात की थी डेफिनेशन में, कुछ ऐसा किया था अपन ने, यहां से हमने किया था हैलोजन को ऐड कीजिए और आपका हाइड्रोजन बाहर निकल जाएगा और क्या बन जाएगा आपका? RX प्लस H। क्या बन जाएगा आपका? RX। X आपका इंक्लूड हो जाएगा X के साथ और H आपका बाहर निकल जाएगा। कुछ हमने ऐसी बात की थी पिछली क्लास में, कुछ ऐसा ही किया था। तो देखिए, ऐसा ही कुछ होने वाला है। नॉर्मल सा मैं बात करूं, जैसे मिथेन ले लेता हूं, एक बार क्या ले लेता हूं? CH4 मिथेन। इसकी रिएक्शन कोई भी हाइड्रोजन में Cl2 क्लोरीन आपका लेता हूं। ठीक है, और इनसे रिएक्शन करवाई H न्यू। मैं एक चीज बताऊंगा आपको, यहाँ पहले अपना प्रोडक्ट देख लेते हैं। यहाँ हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूट हुआ आपका, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी बोल सकते हो आप इसको। हाइड्रोजन आपका सब्स्टिट्यूट होता है, एल्केन मोस्टली सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ही देते हैं। ठीक है, CH3Cl प्लस H C प्लस HC आपका HCl HX या हाइड्रोजन एसिड बाहर निकल गया, आपका अल्काइल हैलाइड बना। एक चीज मैं आपको बताता हूं, H न्यू और हाई टेम्परेचर या सनलाइट और बोल रहा हूं मैं, हाई टेम्परेचर
टेम्परेचर HNO सनलाइट परोक्साइड, कोई सा भी परोक्साइड, ये कंडीशंस आपको एरो पे दिख जाए तो पता कर लीजिएगा कि मैकेनिज्म कौन सा है, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के लिए आपको एरो पे HNO सनलाइट की प्रेजेंस में होती है रिएक्शंस, किस प्रेजेंस में, सनलाइट की प्रेजेंस में, इसलिए HNO आप देख सकते हैं, HNO की जगह सनलाइट, हाई टेम्परेचर का भी आपको साइन दिख सकता है और उसके अलावा परोक्साइड भी आपको दिख सकता है, ये सब आप देख सकते हैं। जब भी आपको ये सब दिखे तो आप रिएक्शन बोल सकते हैं फ्री रेडिकल हैलोजिनेशन, ठीक है। यहाँ पे कॉमन रिएक्शन दिख रहा है आपको, कॉमन रिएक्शन दिखा। अब इस रिएक्शन की कमी बताऊं आपको, इस रिएक्शन की एक कमी ये है कि भैया ये रिएक्शन स्टॉप नहीं होती है, कंट्रोल नहीं होती, फिर HNO आपका Cl2 और बचा, वहां से Cl2 क्या करेगा, फिर एक हाइड्रोजन रिप्लेस करेगा CH2Cl2 और बाहर कौन निकलेगा वापस से HCl। ये रिएक्शन यहाँ भी रुकना नहीं चाहती है, ये रिएक्शन यहाँ से फर्दर Cl2 मॉलिक्यूल फिर आपका रिएक्शन करेगा HNO, अब क्या एक हाइड्रोजन और सब्स्टिट्यूट CHCl3 प्लस, बाहर कौन निकला HCl। ये रिएक्शन यहाँ भी कंप्लीट नहीं होके HNO Cl2 CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड और बाहर कौन HCl। तो देखिए ये मेथड इतना यूजफुल माना जाता है नहीं, इस मेथड को आप इतना यूजफुल नहीं कर सकते एल्काइल हैलाइड की फॉर्मेशन के लिए, क्योंकि यहाँ पर एक से ज्यादा प्रोडक्ट बन रहे हैं। और मुझे एक बात बताइए, लैब में आप अगर रिएक्शन करवाते हैं तो प्रॉफिट के लिए करवाते हैं, भाई कुछ प्रॉफिट हो, आपको अल्काइल हैलाइड चाहिए, अब आप अल्काइल हैलाइड तो प्राप्त कर रहे हैं, लेकिन जब रिएक्शन वहां रुक ही नहीं रही, रिएक्शन एंड पे जाके खत्म हो रही है, तो आपको प्रोडक्ट अच्छे से नहीं मिल पाता, यील्ड प्रोडक्ट की कम मिलती है, इसलिए ये एक अच्छा मेथड नहीं है। हालांकि इसका एक उपाय देखा गया, देखिए मैं आपको एक चीज यहाँ बताता हूँ, अच्छे से देखिएगा। देखिए मैं क्या करूँ, एग्जाम में आपके Cl2 के नीचे क्या लिखा हुआ है, एक्सेस। एक्सेस का मतलब ज्यादा मात्रा में, एक्सेस का मतलब ज्यादा मात्रा में। अगर आपका क्लोरीन आपने Cl2 एक्सेस में लिया है तो ठीक है, एक्सेस में लिया है तो भैया ये रिएक्शन एंड तक जाने वाली है, क्योंकि आपका Cl2 इतना ज्यादा है कि वो खत्म नहीं हो पा रहा, तो वो फर्दर जैसे ही आपका प्रोडक्ट बनता है फिर रिएक्शन करता है, फिर रिएक्शन करेगा और एंड प्रोडक्ट पे जाके खत्म होगा, जबकि आपके सारे हाइड्रोजन रिप्लेस हो चुके हैं सारे हेलोजन के साथ, ठीक है। जितने नंबर में हाइड्रोजन गए हैं उतने नंबर में आपके हेलोजन ऐड हुआ है। तो अगर आपको Cl2 के नीचे एक्सेस दिखे तो रिएक्शन आपको यहां तक करवानी है। अगर एक इलाज या एक उपाय मेरे पास है, मैं CH4 को एक्सेस में ले लूं, मीथेन को क्या करूं, एक्सेस में ले लूं, तो एक चीज बताइए, मीथेन जब मैं एक्सेस में लूंगा तो मेरा Cl2 कम पड़ जाएगा, Cl2 कम पड़ेगा तो हमारी रिएक्शन हमारे प्रोडक्ट पे आके रुक सकती है, हम जो प्रोडक्ट चाहते हैं वहां हम इस रिएक्शन को रोक सकते हैं। तो हम बात करते हैं एक्सेस में कौन है, एक्सेस में Cl2 है तो प्रोडक्ट आप यहां तक जाना है, एक्सेस में केवल आपका एल्केन है तो आपको अपने पहले प्रोडक्ट अल्काइल हैलाइड या हेलो एल्केन पे जाके रुक जाना है। तो ये तो हुई आपकी रिएक्शन, ठीक है। अब रिएक्शन के बाद हम बात करते हैं मैकेनिज्म की, किसकी, मैकेनिज्म की बात करेंगे। फ्री रेडिकल हेलोजिनेशन है, मैं यहां से थोड़ा इसको मिटा रहा हूं, फ्री रेडिकल हेलोजिनेशन की हम मैकेनिज्म देखेंगे। तो देखिए एक बार मैं कॉमन रिएक्शन लिख देता हूं जिसके हम मैकेनिज्म पढ़ने वाले हैं। HNO क्या बन रहा है आपका, मिथाइल क्लोराइड, बाहर निकलता है HCl, ये अपना कॉमन रिएक्शन है, ठीक है। कॉमन रिएक्शन को लेके आपको ये रिएक्शन को माइंड में सेव करके रखना, उसके अलावा इसकी मैकेनिज्म आपको आनी चाहिए, मैकेनिज्म तो पता है मैकेनिज्म आपकी फ्री रेडिकल मैकेनिज्म आप इसमें पढ़ने वाले हैं। तो देखिए फ्री रेडिकल मैकेनिज्म में 3 स्टेप होते हैं, हम बात करते हैं 3 स्टेप होते हैं। सबसे पहले स्टेप 1 में क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ फ्री रेडिकल का बनना,
ये पहले स्टेप में कंप्लीट होता है फॉर्मेशन ऑफ फ्री रेडिकल। अब देखो इस रिएक्शन में होगा क्या, आपका Cl2 मॉलिक्यूल है, Cl, मैं इसको यूं लिख सकता हूं Cl2 को। यहां क्या होता है, सनलाइट की प्रेजेंस में इन दोनों Cl का, देखिए ये इसका इलेक्ट्रॉन, ये इसका इलेक्ट्रॉन, होमोलाइटिक क्लीवेज होता है। क्या होता है, होमोलाइटिक क्लीवेज, मतलब दोनों इक्वल नंबर इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं, दोनों को बराबर नंबर में इलेक्ट्रॉन मिल जाते हैं। ये एक Cl ले गया, दूसरा Cl, तो बना क्या यहाँ पर, होमोलाइटिक क्लीवेज से हमेशा रेडिकल फॉर्मेशन होता है। क्या फॉर्मेशन होता है, रेडिकल फॉर्मेशन होता है। तो स्टेप 1 में क्या किया, फॉर्मेशन ऑफ फ्री रेडिकल जी हमने कर लिया। अब स्टेप 2, इस स्टेप को बोलते हैं चेन प्रोपगेशन। क्या बोलते हैं, चेन प्रोपगेशन। सॉरी एक चीज मैं आपको बता दूं, स्टेप 1 को बोलते हैं चेन इनिशिएशन। क्या बोलते हैं, चेन इनिशिएशन, यानी कि श्रृंखला का प्रारंभ। चेन इनिशिएशन यानी आपकी रिएक्शन का मैकेनिज्म का प्रारंभ बोल सकते हो आप। इसमें क्या बनता है, फ्री रेडिकल। दूसरा चेन प्रोपगेशन, प्रोपगेशन का मतलब होता है चलते जाना, संचरण आप हिंदी में बोलते हैं, चलते जाना। तो इस स्टेप में क्या होता है, इस स्टेप में आपका जो फ्री रेडिकल बनता है, फ्री रेडिकल, वो मोर फ्री रेडिकल बनाता है। क्या करता है, मोर फ्री रेडिकल, यानी और रेडिकल बनते हैं आपके स्टेप 2 में। देखिए कैसे, आपका रिएजेंट मीथेन ले रहा हूं मैं, मीथेन लेता हूं मैं, मीथेन को कुछ इस तरह से लिख रहा हूं, अच्छे से देखिएगा, मैं मीथेन को कुछ इस तरह से लिख रहा हूं। इसके पास आता है Cl रेडिकल। Cl रेडिकल बहुत ही अनस्टेबल स्पेसिस है। Cl रेडिकल क्या है, बहुत ज्यादा अनस्टेबल स्पेसिस है। ये आपके मीथेन को कहेगी कि भैया होमोलाइटिक क्लीवेज कीजिए, होमोलाइटिक क्लीवेज कीजिए, और ये सेटिस्फाई होती है यूं। H रेडिकल बना, Cl रेडिकल है, तो दोनों मिलके क्या बना लेंगे, HCl, जो कि काफी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। हमारा बचा क्या, CH3 रेडिकल। क्या ये बचा, तो देखिए एक और रेडिकल का फॉर्मेशन हो चुका है। तो आपके क्लोरीन रेडिकल ने स्टेप 2 में क्या किया, मोर फ्री रेडिकल, यानी एक दूसरे फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन किया है। यहाँ ये बात समझ में आई आपको। अब देखिएगा ये फॉर्मेशन आपका हुआ। अब मैं क्या करता हूं, इसी प्रोसेस यानी इसी स्टेप में क्या होगा, फर्दर भैया CH4 मीथेन की फॉर्म में था, काफी इसका काफी बढ़िया चल रहा था, इसका सब कुछ काफी बढ़िया चल रहा था। एक सेकंड रुकिएगा, डेयरी के लिए खेत चाहूंगा। देखिए क्या किया था आपका, CH4 मीथेन आपका क्या था, मीथेन आपका एक स्टेबिलिटी में था। यहाँ पर आपके क्लोरीन रेडिकल ने इसकी स्टेबिलिटी खराब कर दी है, यहाँ इसको रेडिकल में कन्वर्ट कर दिया है। तो भैया ये भी अनस्टेबल है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पेसिस है। कितना इलेक्ट्रॉन है देखो, 1 2 3 4 5 6 और 7 है, तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। नेक्स्ट प्रोसेस में ये क्या करेगा, अब आपका ये CH3 रेडिकल जाएगा Cl2 मॉलिक्यूल के पास, किसके पास, Cl2 के पास, और कहेगा भैया अब हमें हमारी स्टेबिलिटी वापस दीजिए, या हमारी स्टेबिलिटी पूरी कीजिए, अब हाफ होमोलाइटिक क्लीवेज कीजिए। यहाँ पर ये होमोलाइटिक क्लीवेज करेगा, ये होमोलाइटिक क्लीवेज करेगा, तो क्या बनने वाला है आपका, देखिए CH3 रेडिकल और एक Cl रेडिकल। तो आपका यहाँ प्रोडक्ट तो बनता हुआ दिख रहा है आपको,
CH3Cl बना और साथ में कौन आ गया, Cl रेडिकल। तो भैया ये प्रोसेस क्या है, मैंने कहा चलते रहने वाली प्रोसेस है। Cl रेडिकल फिर जाएगा आपका मीथेन के दूसरे मॉलिक्यूल के पास, फिर वहां से CH3 रेडिकल बनेगा, वो फिर Cl2 के पास जाएगा। तो ये प्रोसेस इस तरह से चलती रहती है, ठीक है। तो आप एक बार यहां तक उतार लीजिएगा, स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। स्टेप थर्ड हम चलते हैं हम। ये स्टेप थर्ड, स्टेप थ्री। स्टेप थ्री क्या कहती है, स्टेप थ्री का नाम है चेन टर्मिनेशन। क्या, चेन टर्मिनेशन, श्रृंखला का समापन। श्रृंखला का समापन। और श्रृंखला समापन के लिए कहा जाता है कि जितने भी फ्री रेडिकल फॉर्म हुए हैं उन सभी फ्री रेडिकल्स की आप रिएक्शन करवा दीजिए आपस में या एक दूसरे से, जितने भी पॉसिबिलिटीज बनती है आप सब करवा दीजिए। यहां मुझे दो ही फ्री रेडिकल दिखे थे, एक तो आपका Cl और एक आपका CH3, ये दो ही बने थे इस प्रोसेस में। ये दो ही फ्री रेडिकल बने तो क्या क्या प्रोसेस हो सकती है, देखिए एक बार ये Cl फ्री रेडिकल दूसरे Cl फ्री रेडिकल से रिएक्शन कर ले, क्या बना दे, Cl2। एक प्रोसेस ये भी है कि आपका Cl फ्री रेडिकल CH3 रेडिकल के साथ रिएक्शन करके क्या बना दे, CH3Cl। एक पॉसिबिलिटी कुछ ये भी है क्या कि CH3 फ्री रेडिकल अपने जैसे ही दूसरे CH3 फ्री रेडिकल के साथ रिएक्शन करके क्या बनवा दे, C2H6 या इथेन आप इसे बोल सकते हैं, क्या बना दे, इथेन। यहाँ इंपॉर्टेंट क्या है बताऊं, ये इथेन इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में आपको एक रिएक्शन देगा, पूछेगा प्रोडक्ट क्या है, एक ऑप्शन आपको देगा अल्काइल मतलब मिथाइल क्लोराइड दे दिया, ठीक है, दूसरा ऑप्शन कुछ भी दे दिया, तीसरा ऑप्शन में आपके इथेन भी है, क्या है, इथेन, और फोर्थ में बोल रहा है बोथ 1 and 3। तो भैया आंसर ये आएगा बोथ 1 and 3, यानी कि मेन प्रोडक्ट और साइड प्रोडक्ट या एंड प्रोडक्ट भी बोलते हैं, उसमें इथेन भी बन रहा है। इसको नोट कर लीजिएगा, इसको माइंड में सेट कर लीजिएगा कि आपका इथेन भी यहाँ साइड प्रोडक्ट की फॉर्म में बन रहा है, ठीक है। ये आपको स्टेप अब एक बार क्विक रिवीजन करते हैं। क्या किया, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन हेलोजिनेशन, इसको क्लोरीन से किया है तो क्लोरीनेशन बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, क्लोरीनेशन। सबसे पहले स्टेप 1 चेन इनिशिएशन। चेन इनिशिएशन में फ्री रेडिकल फॉर्मेशन किया हमने। स्टेप 2 चेन प्रोपगेशन, प्रोपगेशन में फ्री रेडिकल टू मोर फ्री रेडिकल की ओर हम गए, ठीक है। स्टेप 2 जैसे ही कंप्लीट हुआ तो टर्मिनेशन, टर्मिनेशन में जितने भी फ्री रेडिकल बने हैं उनकी रिएक्शन करवा दीजिए, जितनी पॉसिबिलिटीज हो वो भी हमने करवाई। इस तरह से हमें अपना प्रोडक्ट मिल गया। ये आपकी थी मैकेनिज्म, ठीक है। अब मैं बात कर रहा हूं रिएक्टिविटी ऑफ हैलोजेंस की। समझिएगा इस चीज को, बहुत इंपॉर्टेंट है रिएक्टिविटी ऑफ हैलोजेंस। रिएक्टिविटी ऑफ हैलोजेंस, देखिए आपके पास है रिएक्टिविटी, मतलब कि आपके एल्केन से रिएक्शन करने के लिए आपके हैलोजेंस कौन है, F2Cl2 Br2 और I, ये चार आपके पास F2Cl2 Br2 I2। रिएक्टिविटी मतलब कि एल्केन से रिएक्शन करने के अपने दो पॉसिबिलिटी हो, आपके पास F2 है Cl2 है तो Cl2 है Br2 है, तो आपको पूछे पहले कौन रिएक्शन जाके करेगा, किसकी रिएक्टिविटी ज्यादा होगी। तो देखिए आप एक रिएक्टिविटी ऑर्डर, ये रिएक्टिविटी ऑर्डर छाप लीजिएगा अपने दिमाग में, अपने माइंड में सेट कर लीजिएगा इस रिएक्टिविटी ऑर्डर को, F2 देन Cl2 देन Br2 लास्ट में I2। हाँ, अब मुझे पता है आपके दिमाग में क्या आ रहा होगा, आपके दिमाग में इसका जस्ट अपोजिट ऑर्डर आया होगा, कुछ ऐसा ही हुआ आपके दिमाग में, कुछ बिल्कुल जस्ट अपोजिट ऑर्डर आया होगा। आपने
बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी की फॉर्म में इसको देखा है, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। मतलब आपका कहना यह था कि सर I2 की साइज, एटॉमिक साइज बड़ी है, तो बड़ी है तो एटॉमिक साइज बड़ी है तो इनके बीच में दूरी ज्यादा है, और सर इनके बीच में दूरी ज्यादा है तो ये इजीली ब्रेक हो सकते हैं, और इजीली ब्रेक हो सकते हैं तो सर ये वाला ऑर्डर होना चाहिए था। लेकिन एक्सेप्शनली ऑर्डर आपका ये रहेगा। आप इसको कैसे भी एक बार अपने दिमाग में सेट कीजिए, हम आगे देखते हैं, ठीक है। तो ये आपका रॉन्ग है और ये ऑर्डर आपका क्या है, राइट है। एक बार इसको आप सेट कर लीजिए अपने माइंड में। एक चीज मैं बताता हूं, स्टेप 1 जो आपने की थी, इनिशिएशन, आपने क्या किया था, इनिशिएशन, जो चेन इनिशिएशन फर्स्ट स्टेप थी, ये होती है एंडोथर्मिक। क्या होती है, एंडोथर्मिक। मतलब पहले प्रोसेस में आपके हेलोजन को टूटने के लिए एनर्जी की आवश्यकता होती है जो उसे सनलाइट से मिलती है। तो जब एनर्जी की नीड रिएक्शन में है तो एंडोथर्मिक ही बोलोगे ना। एंडो का मतलब एंटर करना, थर्मिक का मतलब हीट का। तो रिएक्शन में हीट का एंटरिंग होता है आपके इनिशिएशन स्टेप में। फिर आप याद रखिएगा स्टेप 2, आपका जो प्रोपगेशन स्टेप था, प्रोपगेशन स्टेप था, ये एक्सोथर्मिक होता है। क्या होता है, एक्सोथर्मिक। किसके लिए, F2Cl2Br2 के लिए। और ये एंडोथर्मिक होता है I2 के लिए। क्या होता है, एंडोथर्मिक। जब रिएक्शन करवाई गई लैब्स में तब ये चीजें सामने आती हैं। स्टेप 2 प्रोपगेशन जो स्टेप था मोस्टली क्या होता है, एक्सोथर्मिक, यानी कि हीट रिलीज होती है उस प्रोसेस के दौरान। I2 में जब ये रिएक्शन देखी गई तो वहां यहां भी हीट की नीड हुई, ये एंडोथर्मिक रहा। अब मैं बात करता हूं, आपको देखिए CH4 प्लस F2 HNu CH3F प्लस HF, कुछ ऐसा ही रहा। अरे भैया क्लोरीनेशन की जगह फ्लोरीनेशन करवा दिया और कुछ किया, वही तो है रिएक्शन से। लेकिन यहाँ क्या हुआ, जब ये रिएक्शन करवाई गई तो जो आपका स्टेप 2 था एक्सोथर्मिक स्टेप, वो इस रिएक्शन में भैया इतना हीट रिलीज हुआ, इतना हीट रिलीज हुआ कि एक्सप्लोजिव हो गई ये रिएक्शन। क्या होती है, एक्सप्लोजिव, या कई बुक्स में इसको यूं भी लिखता है कि बॉम्ब। या इतनी हीट रिलीज होती है कि विस्फोट सा होता है, और ऐसी चीजें लैब में नहीं करवाई जा सकती। हम जब ऐसी रिएक्शन करवाएंगे ही क्यों, जहां पर एक्सप्लोजिव हो या विस्फोट हो, तो इतनी हीट रिलीज हुई F2 के साथ। तो भैया फ्लोरीनेशन आप नहीं देखते हैं मोस्टली, इस रिएक्शन में फ्लोरीनेशन आप नहीं देखते। रीजन मैंने बता दिया, ड्यू टू एक्सप्लोजिव नेचर ऑफ द रिएक्शन, ठीक है। अब आयोडीनेशन की बात करते हैं, किसकी, आयोडीनेशन की बात करते हैं। फिर से मीथेन आपका, इस बार I2, वो भी H न्यू कंडीशन, CH3I प्लस HI। यह नेचर में ये वाला रिएक्शन भी नहीं देखने को मिलता है। रीजन इसका भी पढ़ते हैं। रीजन इसका मैंने अभी आपको बताया कि इसका जो स्टेप 2 है, वो आयोडीनेशन का स्टेप 2 कैसा होता है, आयोडीनेशन का स्टेप 2 होता है एंडोथर्मिक। कैसा होता है, एंडोथर्मिक। एंडोथर्मिक आपका स्टेप होता है, ठीक है। अब एंडोथर्मिक होता है तो एक रीजन तो ये हो गया। अरे भैया एक चीज बताइए, एक तो आप एक्सोथर्मिक, अदर में एक्सोथर्मिक हो रहा है, रिएक्शन बाहर, हीट बाहर निकल रही है। यहाँ पे आप कितनी हीट दिए जाते हैं, इसको क्यों दें आप, इसको हीट आपको नीड पड़ रही है यहाँ भी स्टेप 2 में इसको हीट देने की। दूसरा सबसे बड़ा रीजन, ये रीजन इतना बड़ा नहीं था लेकिन अब जो रीजन मैं बता रहा हूँ वो ये, इस रिएक्शन के दौरान जो आपका HI बना है भैया, ये HI क्या है लिख लीजिएगा, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट।
क्या है, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। अब पूछोगे सर तो क्या हुआ, तो हुआ ये वापस इसको रिड्यूस्ड कर देता है, CH3I को रिड्यूस्ड करके CH4 में कन्वर्ट कर देगा। हाइड्रोजन का जुड़ना, हाइड्रोजन का जुड़ना भी तो रिडक्शन कहलाता है। तो CH3I CH3 से CH4 यानी कि इसने क्या कर दिया, रिडक्शन कर दिया। तो ये रिएक्शन नेचर में कैसी हो गई, रिवर्सिबल। कैसा नेचर हो गया, रिवर्सिबल नेचर। तो क्या रिवर्सिबल नेचर से आप प्रोडक्ट मिलने की उम्मीद कर सकते हैं। रिएक्ट आपके रियल मतलब आपके सबस्ट्रेट से सीधा प्रोडक्ट बना, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बना, प्रोडक्ट से वापस रिएक्टेंट, रिएक्टेंट से वापस प्रोडक्ट, तो आप उम्मीद नहीं कर सकते आप प्रोडक्ट प्राप्त करने की। ठीक है, इसलिए आयोडीनेशन भी एक बिल्कुल अच्छा प्रोसेस नहीं है आपके फ्री रेडिकल हेलोजनेशन के द्वारा। ठीक है, तो इसका रीजन मैं बताया। फिर साइंटिस्ट ने इसका भी एक इलाज निकाला है। इसका इलाज क्या निकाला, आप क्या कीजिए, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले लीजिए। क्या ले लीजिए, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जैसे आपका HNO3। अब ये क्या करेगा, इसने किया कि ये करेगा क्या, जैसे ही आपका HI बना, ये उस HI का ऑक्सीडेशन कर देगा। क्या कर देगा, ऑक्सीडेशन कर देगा। ऑक्सीडेशन करने के बाद ये कुछ ऐसे आपका प्रोडक्ट बना देगा। इसने HI को ब्रेक कर दिया। देखिए HI से H निकल गया, H का निकलना ही तो क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन। क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन। तो यहां से इसने HI को ब्रेक कर दिया, और जब इसने HI को ब्रेक किया तो अब आपके पास HI बचा ही नहीं रिएक्शन को रिवर्स ले जाने के लिए। इस तरह से हम इस रिएक्शन को कंप्लीट करवा सकते हैं। तो कुछ ऐसी कंडीशंस आप लिख सकते हैं, HNO3 या HiO3, मतलब स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अगर आप ले लेते हैं तो फिर ये रिएक्शन वन डायरेक्शनल हो जाती है, आपको आपका प्रोडक्ट मिल जाएगा। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट नॉलेज की जानकारी थी जो आपने आपको शेयर की। तो क्लोरीनेशन एंड ब्रोमिनेशंस आर ऑलवेज सीन। आप फ्री रेडिकल में दो ही मैकेनिज्म मोस्टली देखेंगे, क्लोरीनेशन और ब्रोमिनेशन, क्योंकि क्लोरीन और ब्रोमीन बीच के रिएक्टिव है। मतलब ये ना तो बहुत कम रिएक्टिव है ना बहुत ज्यादा रिएक्टिव है। तो बहुत आइडियल कंडीशंस किस किस के साथ होती है, Cl2 और Br2। ठीक है, अब मैं एल्केन थोड़ा सा इथेन लेता हूं एक बार। वही आपका Cl2 लेते हैं, वही HNu लेते हैं, क्या हो जाएगा, CH3 CH2 Cl प्लस HCl। क्या कुछ ऐसा बन रहा है, बिल्कुल कुछ ऐसा ही बन रहा है। तो इसका मैकेनिज्म हम अभी करते हैं, बाकी आप एक बार बिना देखें इसके मैकेनिज्म को करने की कोशिश कीजिएगा। इसके मैकेनिज्म को करने की कोशिश कीजिएगा। आइए इसका मैकेनिज्म देखते हैं। स्टेप 1, इनिशिएशन। और इनिशिएशन में क्या करवाया था आपने, होमोलाइटिक क्लीवेज, और निर्माण किया था, फॉर्मेशन हुआ था क्लोरीन रेडिकल का। स्टेप 2 प्रोपगेशन स्टेप। यहां क्या हुआ, आपका जो ये रेडिकल बना है ये आएगा आपके एल्केन के पास और कहेगा भैया आप कीजिए होमोलाइटिक क्लीवेज, मुझे स्टेबिलिटी चाहिए। यहां से H रेडिकल ले गया, तो यहां क्या बचा, C2H5 रेडिकल प्लस HCl दिख रहा है। CH3 CH2 मैंने साथ लिख दिया है, C2H5 रेडिकल। फिर C के दूसरी प्रोसेस में क्या किया था, अब आपका ये C2H5 रेडिकल जाएगा Cl के पास और कहेगा भैया अब आपकी बारी मुझे स्टेबल करने की।
C2H5Cl और बाहर एक बार फिर से आपका HCl, ये आपका प्रोडक्ट दिखा आपको। इसका स्टेप 3 इंपॉर्टेंट है। स्टेप 3 कितने रेडिकल बने आपके इस प्रोसेस में? Cl और C2H5। पॉसिबिलिटीज क्या है? Cl को सर Cl से करवा दीजिए, ठीक है सर। Cl रेडिकल का C2H5 रेडिकल से करवा दीजिए, ठीक है, करवा दिया साहब। सर C2H5 का आप रिएक्शन करवा दीजिए C2H5 रेडिकल का C2H5 रेडिकल से, क्या बना? C4H10। तो जिस तरह से इथेन बना था आपकी मेथेन के प्रोडक्ट में, वहां यहां पर एक साइड प्रोडक्ट क्या बन रहा है? ब्यूटेन। क्या बन रहा है? ब्यूटेन। ध्यान रखिएगा इस चीज को। अगर आपका रिएजेंट रिएक्टेंट कौन है? इथेन। 2 कार्बन वाला इथेन है, तो आपका एक एंड प्रोडक्ट क्या बनेगा? ब्यूटेन। यह एक चीज। अब सबसे इंपॉर्टेंट, कई बार क्या होता है, कुछ ऐसा हो जाता है कि एक ही रिएक्शन में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हो जाते हैं। देखिए कैसे, यहां से कुछ ऐसी पॉसिबिलिटी निकले कि यहां से H रेडिकल बाहर निकले। कौन बाहर निकले? H रेडिकल, और यहां जाके कनेक्ट हो जाए, तो कुछ ऐसा बनेगा। देखिए वापस समझिएगा, C2H5 से एक H रेडिकल निकला, तो यहां एक रेडिकल बचा, 4H4 बच गए और एक रेडिकल। रेडिकल से रेडिकल ने बॉन्ड बना लिया, तो कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड, और ये क्या बना आपका? इथीन। क्या बन गया? इथीन बन गया आपका एक और बहुत इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट, साइड प्रोडक्ट। तो ये क्वेश्चन बहुत बार पूछ लिया जाता है कि इथेन आप 2 कार्बन वाले एल्केन की रिएक्शन करवाते हैं, तो एंड प्रोडक्ट क्या बनता है? तो ब्यूटेन आपको पता होना चाहिए, ब्यूटेन आपको पता है। लेकिन उसके अलावा कई बार, अब देखो हुआ क्या है, यहां से हाइड्रोजन बाहर निकला है, तो इसका क्या हुआ? ऑक्सीडेशन। क्या हो गया? ऑक्सीडेशन। यहां हाइड्रोजन जाके जुड़ा है, इसका क्या हो गया? रिडक्शन। तो हो गया रिएक्शन, रिडक्शन और ऑक्सीडेशन एक ही रिएक्शन में, और साइड प्रोडक्ट क्या निकला? एक और इथीन, डबल बॉन्ड। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा एक बार इसको, वापस से नोट कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए, अभी तक जो 2 एल्केन आपने पढ़े हैं ना, CH4 C2H6, इसमें दोनों में हाइड्रोजन का नेचर कैसा है? सेम नेचर है भैया। ये हाइड्रोजन का भी नेचर है, वही इसका है, वही इसका है, वही इसका है, क्योंकि चारों के आसपास है एनवायरनमेंट सेम, साइज के चारों सेम है, इसका साथ, इसके ये तीनों एनवायरनमेंट सेम है। यहां बात आए तो मैं इसको बोलूं ये 1 डिग्री है ना आपका, 1 डिग्री कार्बन, ये क्योंकि ये कितने कार्बन से जुड़ा है भाई? एक ही कार्बन से जुड़ा है, और ये कार्बन भी कौन सा है? 1 डिग्री। तो दोनों कार्बन 1 डिग्री, और 1 डिग्री कार्बन पे उपस्थित हाइड्रोजन भी क्या कहलाते हैं? 1 डिग्री, 1 डिग्री, 1 डिग्री, 1 डिग्री। इधर भी सब सेम एनवायरनमेंट वाले हैं, तो अब तक कोई दिक्कत आई नहीं। दिक्कत क्या नहीं आई? हम बात करते हैं हाइड्रोजन रिप्लेस होगा आपके एल्केन से, और आके कौन जुड़ जाएगा? हेलोजन। तो भैया अब यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन ये टॉपिक हम आज, ये वीडियो यहां तक रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताता हूं क्या करने वाले हैं। प्रोपेन लेने वाले हैं। क्या लेने वाले हैं? प्रोपेन प्लस Cl2, वही आपका H न्यू। यहां लड़ाई है भैया, यहां लड़ाई है। यहां प्रोडक्ट एक बार मैं आपको बता देता हूं, तो नेक्स्ट क्लास में हम उसको फर्दर स्टडी करेंगे। एक तो ये प्रोडक्ट बनेगा और एक प्रोडक्ट और बनेगा।
दो प्रोडक्ट बने हैं भैया, दो प्रोडक्ट बने हैं। तो अब भैया दो प्रोडक्ट बने हैं तो यहाँ सेलेक्टिविटी की बात आ जाती है। तो नेक्स्ट आपकी जो वीडियो रहेगा, नेक्स्ट आपकी क्लास रहेगी, उसमें हम बात करते हैं सेलेक्टिविटी एंड रिएक्टिविटी की। थैंक यू।